जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आप सबसे बताया था कि बस थोड़ा सा जो है आप सबके लिए ही एक कोशिश थी कि जो है एक डिजिटल बोर्ड पे आप सबकी एक क्लास हो जाए। तो उसी की शुरुआत आज जो है इस सेशन में करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि अभी आपको सबको पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और भी अन्य वैकेंसियां हैं जो अभी इस साल जो है बहुत जल्द ही आएंगी। तो उसके लिए देखिए हिंदी का सेशन आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आपको बताया था कि हिंदी का जो सेशन है, हिंदी की क्लास होगी इस बोर्ड पे, पहली क्लास हिंदी की रखते हैं। तो देखिए हिंदी के इस सेशन में सबसे पहले जानते हैं कि आप जो सिलेबस होता है वो आपको सबको पता है कि वर्णमाला का सिलेबस है, पर्यायवाची हैं, अलंकार, विलोम, रस, छंद, ठीक है ना, और उपसर्ग, प्रत्यय। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस बनता है, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और हर एक टॉपिक, लगभग हर एक टॉपिक आप सबके लिए क्या होता है, दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आते हैं। तो देखिए जैसे आज का जो पहला क्लास है वो क्लास हम लोग रखते हैं। सबसे पहला क्लास जो हमारी होगी, सबसे पहली क्लास वो संधि की होगी। और याद रखिए संधि की जो क्लास होगी, संधि, तो जल्दी से कभी भी आप देखेंगे जब भी कोई शुरुआत करता है, या ये समझिए कि अगर कभी किसी क्लास में अगर डेमो दिया जाए तो कभी भी कोई अपना जो है क्लास शुरू नहीं करता संधि से। तो संधि से क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको क्या करना है, आप सबको जो है एक बार अपने इस सेशन को शेयर कर देना है। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, आप सभी लोग एक बार जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोग जुड़ सके और हाँ, जिससे मुझे एक एनर्जी मिल सके, मोटिवेट हो सके हम भी। और आप ये याद रखिएगा कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, और जिससे जो है इस आने वाली वैकेंसी में आप जरूर सफल हो जाएं। तो देखिए शुरुआत है संधि से। शुरुआत हमारी किससे है? संधि से है, ठीक है ना। शुरुआत हमारी संधि से है। और आप याद रखिएगा संधि का जो ये टॉपिक है क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबके लिए जो है 2 लाइनें हैं कि आप सबको पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो आप सबको कोशिश करना है और देखिए एक दिन आप जरूर सफल होंगे। चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन में। देखिए संधि, जो संधि होती है, जो आपका ये संधि है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये शाब्दिक अर्थ किसे बोलते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानिए, संधि परिभाषा जानेंगे, लेकिन संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको जानना है। देखिए जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मेल बोलते हैं, या उसे जोड़ बोलते हैं, या उसे क्या बोलते हैं? उसे समझौता कह सकते हैं आप, उसे समझौता बोलते हैं, या एक तरीके से आप कह सकते हैं सुलह। उसे क्या कहेंगे आप? सुलह। ये क्या होता है? संधि का ये शाब्दिक अर्थ होता है। मेल होता है, जोड़ होता है, समझौता या सुलह कहते हैं। संधि का क्या होता है? ये शाब्दिक अर्थ होता है। तो एक तो पहला तो पॉइंट यही है आपका, संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उम्मीद है ये बातें आप सबको क्लियर हो रही होंगी कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है, समझौता होता है, ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। आगे देखिए जो दूसरा पॉइंट संधि से आता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी कोई डेमो क्लास जल्दी से कोई संधि से शुरुआत ही नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए दूसरी जो बात करते हैं संधि के शाब्दिक अर्थ की, और दूसरी इसकी डेफिनेशन। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है इसकी परिभाषा से, याद रखिए इसकी परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या होती है? देखिए संधि की जो परिभाषा है, तो यहाँ आप जानेंगे संधि की परिभाषा से। संधि की परिभाषा क्या है? देखिए संधि की जो परिभाषा होती है, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाएगा? दो निकटवर्ती वर्णों का ही मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अगर 2 शब्दों का मेल आप कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 शब्दों का मेल, जितने भी लोगों को पता होगा, हो सकता है आप सबको पता हो, 2 शब्दों का मेल यदि आप कहते हैं कि संधि है, ये बिल्कुल गलत है। 2 शब्दों का मेल कभी भी संधि नहीं होता। 2 शब्दों का मेल क्या होता है? समास कहलाता है। ये आप याद रखिएगा, 2 शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। लेकिन यहाँ देखिए 2 निकटवर्ती, आप
आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ण, दो वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। एक तो हो गई आपका शाब्दिक अर्थ, दूसरी बात किसकी कर लेते हैं, दूसरी बात आपकी क्या है परिभाषा से, कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या होता है, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल आपका क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। देखिए तीसरी बात करते हैं, अगर तीसरी बात की बात करेंगे तो जो तीसरी बात है, देखिए परिभाषा के बाद अगर उदाहरण की बात कर लीजिए आप, उदाहरण क्या होता है, संधि का उदाहरण। संधि के उदाहरण में जैसे ही आप जानते होंगे, संधि के उदाहरण में आपको पता है कि जैसे आपको पता है कि देवालय, ठीक है ना, देवालय, भावार्थ, ये किसके उदाहरण हैं, ये संधि के उदाहरण हैं। अब देवालय में आपको पता है कि देवालय किसे कहेंगे, देवालय में कौन सी संधि होगी, ये बाद में आप जानिएगा देवालय में कौन सी संधि होती है, भावार्थ में कौन सी संधि होती है, लेकिन ये उदाहरण है किसके, संधि के। लेकिन देवालय में याद रखिएगा, जैसे आप जानते हैं देवालय की बात करेंगे कि देव प्लस आलय। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देव प्लस क्या होगा, देव प्लस आलय। अब आप देखेंगे देव बहुत पहले ही आप जानते हैं कि बहुत पहले शब्द देव बोला जाता था, अर्थात देवता, और आलय का मतलब होता है घर। आलय का मतलब क्या होता है, घर, अर्थात देवताओं का घर ही क्या होता है, देवालय होता है, देवताओं का घर। अब देखिए यहाँ जो वा है देव, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि कैसे संधि कैसे बनती है, संधि के बनने का जो तरीका आप समझिए। यहाँ देख रहे होंगे आप वा है, इस वा अंतिम वर्ण क्या है वा, यहाँ क्या है पहला वर्ण क्या है आ। संधि जब भी बनेगी, संधि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल है, संधि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल है। एक निकटवर्ती वर्ण आपका वा है और दूसरा निकटवर्ती वर्ण आ है। इन्हीं दोनों के मध्य ही किसका निर्माण होता है, इन्हीं दोनों के मध्य निर्माण होता है संधि का। लेकिन इस वा में आपको पता है कि वा में अगर आप बोलेंगे वा बोलेंगे तो क्या निकल के आता है, आ, बाहर जो है ध्वनि क्या निकल के आती है, आ। जैसे ही आपको पता है कि वा में आप हलंत लगाएंगे, वा में आप हलंत करेंगे तो बाहर क्या आएगा, छोटा आ। और यहाँ देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पर है आपका बड़ा आ। और ये दोनों जब मिलेंगे, ये दोनों जब शब्द मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, बड़ा आ का। और इसी बड़ा आ की सदैव क्या लगती है, मात्रा। इसी बड़ा आ की सदैव क्या लगेगी, मात्रा। और यही मात्रा किसके ऊपर लगी है, वा पर। तब जाकर के किसका निर्माण हुआ है, देवालय का। तब जाकर के किसका निर्माण हुआ है, देवालय का, ठीक है ना। तब जाकर के आपका निर्माण हुआ है देवालय का। देखिए आगे, अभी आपको पता है कि देवालय हम लोग ले रहे थे, देवालय में हमने आपको बताया कि देव प्लस आलय होगा, देव प्लस आलय। अब यहाँ क्या है, यहाँ उससे क्या निकला, वा में से कौन सा वर्ण निकला, छोटा आ। और छोटा आ के साथ में क्या आया, यहाँ बड़ा आ। और इधर क्या है, ला और या, यहाँ पे है क्या, दा। अब ये दोनों निकटवर्ती वर्ण यही आपस में दोनों मिलेंगे, इन्हीं दोनों में सुलह होगा, इन्हीं दोनों में समझौता होगा और निर्माण किसका होगा, संधि का। और ये बनेगा क्या, देखिए आ और आ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा। और बड़ा आ की सदैव क्या लग जाती है, इस बड़ा आ की सदैव लगेगी मात्रा। और बड़ा आ की मात्रा आप सबको पता है कि होती क्या, एक सिंगल ऐसे ही डंडी जिसे आप कहते हो बड़ा। और यही मात्रा किसके ऊपर लग जाएगी, जिसको आपने अभी आधा किया हुआ है, हमने आधा किया है वा को। और वा को हमने आधा किया है तो आपको पता है कि दा पे ए की मात्रा लगा लेंगे और वा पे फिर किसकी मात्रा, बड़ा आ की, और ला और या, फिर बनेगा क्या आपका संधि। तब जाकर के बनता है देवालय। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही। दो निकटवर्ती वर्ण कौन से, जो बीच में संधि जब भी होगी, बीच में आपको पता है कि धन का चिन्ह लगा होगा, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लगाओ। इससे पहले एक क्या होते हैं, इससे पहले एक क्या होगा, आपका एक शब्द होगा। और इसके बाद, इस प्लस से बाद एक शब्द होगा। तो जो पहला वाला शब्द है, इस पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और क्या है, दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण, दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण, दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण।
इन्हीं के मध्य क्या होती है? संधि होती। इन्हीं के मध्य क्या होती है? आपकी संधि होती है। पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण, इनके मध्य ही क्या होता है? संधि होती। इनके मध्य सदैव क्या बनेगी? संधि बनेगी। तो ये होती है आपके संधि की। जैसे अभी भावार्थ की बात कर रहे हैं, याद रखना भावार्थ में क्या होगा? अभी अगर आप तोड़ोगे तो भाव प्लस अर्थ टूटेगा। भाव प्लस अर्थ में ये टूटेगा, ना कि भावा प्लस अर्थ में। संधि से देखिए, संधि से आपके 5 से 6 टॉपिक क्लियर होते हैं। एक उपसर्ग क्लियर होगा, दूसरा बात करोगे प्रत्यय वर्तनी। देखिए संधि से, संधि अगर आपको पता है, संधि से आपका उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है ना, वर्तनी, प्रत्यय वर्तनी, ठीक है ना, वाक्य शुद्धि, और साथ ही साथ आप और क्या जान सकते हैं? और आप ये जानिए कि पर्यायवाची भी आपका कहां से क्लियर हो जाता है? इसी संधि से। इतने टॉपिक यदि आप संधि क्लियर कर रहे हैं, यदि आपका संधि ये टॉपिक क्लियर है, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप कहेंगे कैसे? जैसे मैं आपको अभी ढेर सारे एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे ही आपको अभी भावार्थ लिखना हुआ, आप कैसे लिखेंगे ये आपको पता चल जाएगा। अभी मैं ढेर सारे एग्जाम्पल आप सबके साथ जो है साझा करता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आई। यहाँ देखिए भाव है ना, भाव में वा में आप क्या लगाएंगे? अंतिम वर्ण क्या है? वा। और पहला, इस दूसरे वाले पद का पहला वर्ण क्या है? आ। इन दोनों के मध्य ही क्या होगी? संधि होगी। इन दोनों के मध्य ही क्या होगी? संधि होगी। तो उम्मीद चलते हैं आगे पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट, जो भावार्थ की बात हम लोग किए थे, भावार्थ में देखिए अभी हम लोग कर रहे थे कि भाव प्लस अर्थ। याद रखिए भाव प्लस अर्थ में यहाँ वाह है, वाह क्या है? पहले पद का अंतिम वर्ण वाह है। यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से आपका निकल के आएगा छोटा। और इधर क्या है? यहाँ अर्थ में भी है क्या? छोटा। और यहाँ क्या है? था। ठीक है ना। अब ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे? क्योंकि देखिए ये क्या है? वाह क्या है? व्यंजन है। स्वर और व्यंजन यदि आपको पता है तभी आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यही क्लियर करता हूँ, स्वर भी और व्यंजन भी। देखिए आ और आ दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? बड़ा आ। और इसी बड़ा आ की मात्रा क्या होगी? यही किसके ऊपर लग जाएगी? जिसको आपने आधा किया है। आपने आधा किया किसे? वाह को। अब आप वाह पे लगा लेंगे, मतलब भा और भा पे वा की मात्रा, और यहाँ वाप के ऊपर क्या होगा? आ की मात्रा, और था है ऊपर, यहाँ रेफ वाला रा है, और ये क्या बन जाएगा? भावार्थ। ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा? भावार्थ बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप सबको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? आप सबको पता है कि संधि के भेद कितने होते हैं? देखिए संधि के भेद की बात करोगे तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। देखिए पहला कौन सा है? पहला है आपका स्वर संधि, ठीक है ना। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका व्यंजन संधि। दूसरा आपका कौन सा है? व्यंजन संधि, ठीक है ना। पहला कौन सा है? पहला है आपका व्यंजन संधि, जी स्वर संधि, और दूसरा व्यंजन संधि। तीसरे की बात करोगे आपका क्या है? विसर्ग संधि। कौन सा है? विसर्ग संधि। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि है, ठीक है ना। विसर्ग संधि है। अब देखिए 3 संधि होती है। तीनों को अगर एक एग्जाम्पल से बात करें, अगर तीनों के लिए एक एग्जाम्पल है और जिसमें तीनों संधि आ जाए, तो देखिए आपका है अतः। यहीं से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अतः, आप देखेंगे अतः। अब अतः में देखिए एग्जाम्पल का मतलब यह है कि आप तीनों स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों बात समझेंगे यहाँ से। अतः में देखिए आ क्या है? आ है आपका क्या? ये आपका स्वर है। आ क्या है? आपका स्वर है। ता क्या है आपका? ता है आपका व्यंजन। ता क्या है? आपका व्यंजन है। और बात करोगे किसे? ये 2 बिंदी जो छोटी छोटी लगी हैं, आप क्या बोलते हैं? इन्हें आप बताओगे ये क्या है? विसर्ग है। तो ये आपका क्या है? विसर्ग है। ये स्वर है, ये व्यंजन है। ये स्वर है और ये क्या है? व्यंजन है, ठीक है ना। ये आपके क्या है? स्वर है, और ये आपका क्या है? व्यंजन है। तो आप देख रहे हैं स्वर, व्यंजन और ये विसर्ग तीनों एक साथ। अतः आ क्या है? स्वर। ता क्या है? व्यंजन। स्वर क्या, व्यंजन क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? तो आप देखिए, अब यहां देखेंगे स्वर संधि में। स्वर संधि में आप देखिए, स्वर संधि में आप देखिएगा, स्वर संधि जो होती है,
स्वर संधि में 11 वर्ण होते हैं। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अभी आप देखेंगे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब इसमें से कौन कौन से हैं? देखिए, आ, बड़ा आ है, ठीक है ना, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री होता है, उसके बाद ए, ओ और क्या है? औ। अब ध्यान देंगे आप कितने, ये कितने वर्ण हैं आपके? ये जो हैं ये कितने हैं? 11। 11 ही आपके क्या हैं? ये स्वर हैं। और ये स्वर जब आपस में मिलते हैं, जब भी स्वर आपस में मिलेंगे तो निर्माण किसका होता है? स्वर संधि का होता है। जब भी स्वर आपस में ये स्वर मिलेंगे तो निर्माण किसका होता है? स्वर संधि का होता है। ऐसे ही व्यंजन होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो उन्हें व्यंजन कहते हैं, और स्वर उन्हें व्यंजन कहते हैं। और जो स्वर होते हैं, स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, ये किसी दूसरे की किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। ये आपके क्या होते हैं? स्वर संधि होते हैं। अभी देखिए, स्वर संधि की जो बात कर रहे थे, स्वर संधि में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे कि स्वर संधि के भेद अलग अलग हैं। तो फिलहाल ज़्यादा बड़ी ये क्लास नहीं रहेगी आज के लिए, बस इतना ही रहेगा कि मतलब एक छोटा सा डेमो क्लास हम रख रहे हैं कि यदि आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तो नेक्स्ट कंटिन्यू किया जाएगा। यदि आप सबका साथ मिला तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना, आपको इस सेशन को शेयर करना है जिससे और भी लोग जुड़ सकें। हाँ, यूपी पुलिस के लिए यदि आप सबका साथ मिलेगा तो इस डिजिटल बोर्ड के साथ हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, यदि आपका साथ मिला तो, ठीक है। अभी देखिए, स्वर संधि में हमने आपको बताया कि बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं स्वर संधि के। स्वर संधि में जैसा एग्जाम्पल आप ले लेंगे महात्मा, ठीक है ना, महात्मा ले लीजिए। अब महात्मा जो है ये स्वर संधि में कैसे पता चलेगा? देखिए, महात्मा को जब आप तोड़ोगे, मतलब महात्मा किसे? महान प्लस आत्मा, ठीक है ना, महान प्लस आत्मा, माफी चाहते हैं, महान प्लस आत्मा नहीं, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, ठीक है ना, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। अब देखिए, महा को भी पता है आपको, महा और आत्मा। अब यहाँ हा बोलेंगे, आपको लग रहा होगा हा तो क्या है? स्वर है नहीं, क्योंकि स्वर तो हमने बताया आपको कितने हैं, यहाँ 11 ही स्वर हैं, 11 स्वर है। लेकिन हा आ रहा पहले शब्द में, लेकिन आपको पता कि हा के साथ क्या लगा है? बड़ा लगा है। अर्थात आप हा को जैसे ही आधा करेंगे या विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, क्या निकल के, विसर्ग का नहीं, हलंत का चिन्ह लगाएंगे, क्या बाहर निकल के आएगा? आ। और आ के साथ में क्या मिल रहा है यहाँ? बड़ा आ। दूसरे पद में क्या मिल रहा है? दूसरे पद का ये वर्ण मिल रहा है, दूसरे पद का। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? बड़ा और बड़ा। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि बड़ा और बड़ा, ऐसे बड़ा आ और ये बड़ा मिल करके ऐसे बना लेंगे, आ 1 2 3 4, ऐसे 4 नहीं बना लेंगे। ये कोई जो है आप ये कह सकते हैं ये कोई शब्द है। तो बड़ा क्या होगा? बड़ा और बड़ा मिलकर के भी क्या बनाएंगे? बड़ा आ। और इस बड़ा आ की क्या लग जाएगी? ये वाली मात्रा, बड़ा आ की ये क्या लग जाएगी? मात्रा। और जैसे ही ये मात्रा लगेगी, जिसको आपने आधा किया था उसी के ऊपर लगा लेंगे। और जैसे ही उसके ऊपर लगाएंगे तो मतलब माँ है, हा को आपने आधा किया था, हा पूरा हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी। यहाँ ता और माँ था, ता और माँ यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा महात्मा। तो यहाँ देखिए, आ और आ मिल रहे हैं, और आ ये सब किसके उदाहरण हैं? आ और आ भी उदाहरण किसके हैं? आ और आ भी उदाहरण है आपके स्वर संधि के। तो इस तरीके से कई शब्द मिलेंगे। लेकिन हमने अभी आपसे कह दिया था कि जो है कि हाँ, यहाँ से आप वर्तनी क्लियर कर सकते हैं, पर्यायवाची क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे जान सकते हैं एक पॉइंट को कैसे हम जो एक दूसरे से अगर कोरिलेट कर दें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अभी जैसे ही हम बताते हैं आपको, देखिए जैसे एक शब्द लिख देते हैं, जैसे सबसे पहले हम लिख देते हैं रविंद्र, शब्द लिखते हैं रविंद्र लिखते हैं, ठीक है ना। रविंद्र है, कवींद्र है, बधोत्सव है, ठीक है ना, बधोत्सव है, लघूर्मी है, ठीक है ना, लघूर्मी है। और भी देखिए, ये जो भी शब्द लिखे गए हैं, मान लीजिए इतने ही शब्द आप लेते हैं, इनमें कौन सा शब्द सही लिखा गया है? इसमें कौन सा शब्द जो है सही लिखा गया है? जैसे आप एक शब्द और जानते हैं, कपीस है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्तनी की दृष्टि से कौन से शब्द सही हैं?
अब लेकिन ये पर्याय जो ये आपका संधि है ये इस चीज को क्लियर करवा देगा, इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देगा। अभी आप रविंद्र आपको लग रहा होगा कि सही होगा, कबींद्र सही है, लघुर्मी सही है या कपीस सही है। याद रखिए ये सभी के सभी गलत हैं, ये सभी क्या है, गलत है। कैसे सही कैसे होगा, देखिए सही कैसे हो सकता है, देखिए यहां देखिए, अब आप रविंद्र को देखिए कैसे, आपको पता है कि रवि आप तोड़ेंगे रवि प्लस किसमें, रवि प्लस इंद्र में, रवि प्लस जब भी संधि जब भी टूटेगा दो सार्थक खंडों में टूटेगा, संधि जब भी टूटेगा दो सार्थक खंडों में टूटेगा तो आपको रा पता है, वा पे आप क्या लगाएंगे, हलंत, हलंत लगाने से यहाँ क्या बाहर आएगी, छोटी ई, क्योंकि देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, प्लस यहाँ क्या है, छोटी ई है, और यहाँ क्या है, आधा ना और दा है। तो आप ध्यान दीजिए, आधा ना और दा है, ई और ई, छोटी और छोटी मिल करके क्या बनाएंगे, आपको पता है कि जब भी दो छोटी और छोटी मिलेंगी हम बताएंगे कि किस कंडीशन में बनेंगी बड़ी। और यहाँ देखिए बढ़ेगी, बनेगी बड़ी, क्योंकि ये नियम है स्वर संधि का, एक भेद है, दीर्घ स्वर संधि वहां से आता है। अब बड़ी, आपको पता है कि बड़ी की मात्रा कैसे लगेगी, ऐसे, और आप वर्तनी ऐसे क्लियर कर सकते हैं। अगर ये बड़ी की मात्रा ऊपर की तरफ लगती है तो यहाँ पर वाप के ऊपर कैसी मात्रा लगनी चाहिए थी, रा और बा पे बड़ी की मात्रा और आधा ना और दा, तब ये होता रविंद्र। ये वाला रविंद्र अगर ऐसे लिखा जाता तो ये सही था, अन्यथा इस तरीके से रविंद्र लिखा गया क्या है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है भाई, गलत है। रवि सही है लेकिन इंद्र सही है, रवि और इंद्र तभी तो बनेगा रविंद्र, और ये आप देखिए रविंद्र क्या है, बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं से आपको याद ध्यान दीजिए, ये जो संधि है ये आपके कई चीज, जैसा कि अभी आपको हमने बताया था, देखिए हाँ, उपसर्ग वर्तनी, उपसर्ग प्रत्यय वर्तनी, वाक्य शुद्धि और पर्यायवाची के बारे में आप जान सकते हैं। वर्तनी की बात हम लोग कर रहे थे, और वर्तनी देखिए यहाँ पर एक वर्तनी का जो है ये पॉइंट मिला। आगे देख लीजिए, कबींद्र की बात करोगे तो आप कहोगे कवि, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, और लेकिन याद रखिए कवि और इंद्र कैसे होगा, यहाँ होगा का होगा, और वहाँ पे आप हलंत लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ किसकी मात्रा है, छोटी ई की, और छोटी ई के साथ यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, छोटी ई है, प्लस क्या है, इंद्र ना और दा, प्लस क्या है, ना और दा। तो यहाँ आपको पता है कि दो वर्ण, जब भी दो वर्ण आपस में मिलेंगे, ये निकटवर्ती दो वर्ण यही हैं, और ये क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे, अपने में दीर्घ हो जाते हैं, और इस बड़ी की मात्रा फिर किस पे लगेगी, जिसको आपने आधा किया था आपने वाह को, तो का होगा, वाह को आपने आधा किया था, वाह पे बड़ी की मात्रा आधा ना और दा, तो क्या बन जाएगा, कबींद्र बन जाएगा। तो यहाँ पर भी ये वर्तनी भी, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है, ये भी क्या है, बिल्कुल आपका गलत है, कबींद्र भी गलत है। इसलिए ऐसे ही बधूत्सव को आप देखेंगे, बधूत्सव देखिए क्या होगा, वधु प्लस क्या, उत्सव, वधु प्लस क्या है, उत्सव है। और आपको पता है कि वधु और उत्सव, यहाँ पे धा पे आप क्या लगाएंगे, धा पे आप क्या लगाएंगे, वाह है, और धा पे जैसे ही आप हलंत लगाएंगे तो बाहर निकल के आएगा छोटा ऊ, और छोटा ऊ के साथ यहाँ छोटा ऊ है, प्लस क्या है, आधा ता सा और वाह, वधूत्सव है। देखिए दोनों वर्ण जब मिलेंगे तो छोटा और छोटा ऊ क्या मिलके बना लेंगे, बड़ा ऊ बना लेंगे, और इस बड़ा ऊ की मात्रा किस पे ऊपर लग जाएगी, अगर बड़ा ऊ की मात्रा की बात करोगे, देखिए बड़ा ऊ की मात्रा जो है ये किस पे लग जाएगी, अभी बड़ाऊ की मात्रा की बात करोगे तो ये जिसको बड़ाऊ की मात्रा ऐसी होती है, और ये मात्रा किसके ऊपर लग जाएगी, धा के ऊपर लग जाएगी, तो वाह होगा, और धा पे बड़ाऊ की मात्रा हो जाएगी आधा ता सा और वाह, ये क्या बन जाएगा, बधूत्सव बन जाएगा। और बधूत्सव याद रखिएगा, ये जैसे लिखा गया था बधूत्सव, यहाँ पर देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगी थी, इसलिए ये भी गलत है। ठीक ऐसे लघुर्मी भी गलत है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है जो ये बात कही गई है कि आपका वर्तनी, ये जो आपकी बात मैंने अभी की थी, ठीक है ना जी, जो बात ये है वर्तनी की, तो वर्तनी आप याद रखिए, वर्तनी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए अभी वर्तनी क्लियर हो गया, वर्तनी क्लियर हो रहा है। अभी जैसे ही बात हो रही थी कपीस की, अभी देखिए यहाँ पर लिखा गया है कपीस। अब कपि प्लस ईस, कपि मतलब होता है बंदर, ईस मतलब होता है स्वामी, तो पर्यायवाची भी ऐसे ही निकल के आती। लघु मतलब होता है छोटी, लघु मतलब छोटी, उर्मी मतलब लहर, तो छोटी लहर लघुर्मी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कपीस है, कपि प्लस ईस है, कपि मतलब होता बंदर, पा पे आप हलंत लगा लोगे, बाहर क्या आ जाएगा, छोटी, और इस छोटी के साथ में क्या होता है, यहाँ बड़ी है, ठीक है ना, और यहाँ सा है, तो छोटी और बड़ी मिल करके भी क्या बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, और इसके ऊपर क्या लग जाएगी, बड़ी की मात्रा, और ये बड़ी की मात्रा किस पे लगेगा, पा पे लगेगा। बड़ी की मात्रा किस पे लगेगा, पा पे लगेगा, तो बड़ी की जो मात्रा लगेगी वो किस पे लग जाएगा, पा पे लग जाएगा। एक सेकंड जी, तो पा पे बड़ी की मात्रा लग जाएगा, तो इसलिए कपीस भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा भैया, कपीस भी आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। देखिए
कपीस, कपी प्लस क्या होगा ईस। देखिए कपीस कैसे होना चाहिए था, इस तरीके से, जबकि कपीस ये क्या लिखा गया था, ये गलत लिखा गया था। तो सब मिलाकर के आपको यही ध्यान देना है कि यही ध्यान देना है आपको कि जो कपीस है वो कैसे होना चाहिए था, कपी प्लस ईस होना चाहिए था। तो कपीस ऐसे लिखा जाए। अब जब कपीस पता चल गया तो पर्यायवाची भी पता चल जाएगा। कपी मतलब होता है बंदर, ईस मतलब स्वामी। बंदरों के स्वामी कौन, अर्थात हनुमान जी। तो हनुमान जी, तो ये वर्तनी भी संधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वर्तनी क्लियर करा देगा, आपका उपसर्ग क्लियर करा देगा है, प्रत्यय क्लियर करवाता है, साथ ही साथ पर्यायवाची और वर्तनी भी। तो एक चीज दूसरे से कोरिलेट हो जाती है संधि के साथ, ठीक है ना, यदि आप संधि सही से पढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका एक छोटा सा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह एक छोटा सा क्या है, डेमो है। ये आपका क्या छोटा सा एक डेमो है जिसको हम लोग आज मैं इस डिजिटल बोर्ड के साथ आप सबके साथ जुड़ना चाह रहा था और जुड़ा भी। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो आप सब जरूर शेयर करिएगा और यहीं से कंटिन्यू होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैं बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा आप सबका। तो फिलहाल आज जो है इसी क्लास को यहीं रोक लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय की समस्या है, समय का अभाव है और कंटिन्यू होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आएंगी संधि में कि विसर्ग महात्मा, अगर ये महात्मा की बात है, विसर्ग संधि क्या है, स्वर संधि क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं क्लियर होगा। हाँ, मेन पर्पज क्या था संधि से, कि संधि कहते किसे हैं। संधि के बारे में आपने जाना कि संधि क्या है। संधि का जो अगर शाब्दिक अर्थ की बात करोगे, मेल होता है, योग होता है, जोड़ होता है। संधि का ये शाब्दिक अर्थ हो गया। संधि की परिभाषा या डिफिनीशन क्या होती है, दो निकटवर्ती वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। जबकि जब दो निकटवर्ती आप शब्द बोल दोगे तो वो समास बन जाता है, ठीक है ना। संधि के भेद कितने होते, तीन होते, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और तीसरी क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। तो ये सारी बातें थी जिसपे जैसा कि अभी हमने बताया कि आपको मैंने ये दिखाया कि वर्तनी कैसे आप क्लियर कर सकते हो संधि से, कैसे आपको पर्यायवाची पता चल सकता है। जैसे एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे हो सकता है आपके दिमाग में बात चल रही हो, एक बात और लेते हैं। जैसे एक शब्द लिखा होता है नदीस। अब अगर ऐसे लिखा गया है नदीस तो आप ये तुरंत जानिए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इसके लिए आप संधि का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको पता है कि नदी होगा, नदी ऐसे लिखा जाएगा तो बिल्कुल गलत लिखा गया है, बिल्कुल गलत लिखा गया है। ये क्या होना चाहिए, नदीस में क्या होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था नदी प्लस क्या होना चाहिए, ईस। नदी प्लस ईस होता है और आपको पता है कि यहाँ दा में क्या आप जैसा ही हलंत करोगे, इसे आधा करोगे, क्योंकि यहाँ से हमको स्वर निकालना है। ये सब किसके, ये यहाँ से आपको स्वर निकालने हैं। यहाँ पे देखिए मात्रा किसकी, बड़ी की। प्लस क्या है, बड़ी है, और बड़ी के साथ में यहाँ क्या है, सा है। और आप देखेंगे इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे, इन दोनों में क्या बनेगा, बड़ी और बड़ी मिलकर के। ऐसा तो नहीं होगा कि ये बड़ी की मात्रा ऐसे लगातार बड़ी ऐसे लगा देंगे आप, ऐसा तो होगा नहीं। होगा क्या, बड़ी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा जो लगती है सदैव किससे, पीछे की तरफ से, और बड़ी की मात्रा लगती है और दा के यहाँ पे लग जाएगी मात्रा क्या, ना होगा, और दा पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी और क्या होगा, साथ ही साथ सा। अर्थात ये आप क्या कह सकते हैं, नदीस। नदीस क्या है, ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। सही वर्तनी क्या है, नदीस, और जबकि ये वर्तनी बिल्कुल गलत लिखा है। अब नदी प्लस ईस, नदी का मतलब होता है नदी, और आपको पता कि नदी, और ईस का मतलब क्या होता है, स्वामी। अर्थात नदियों के स्वामी को आप क्या कह सकते हैं, नदीस। तो अगर यहाँ से पर्यायवाची की बात करोगे कि यहाँ से पर्यायवाची क्या बनेगा, अर्थात आप नदीस का पर्यायवाची आप बता सकते हो। नदीस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची क्या बन जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची होगा नदीस। तो देखिए एक बात यहां से भी ये भी क्लियर हो रही है कि समुद्र का पर्यायवाची भी नदीस है, ठीक है ना। इस नदीस की बात करोगे भाई, ये वाली ये नदीस वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है, तो आप देखिए समुद्र का ये पर्यायवाची भी बन गया। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से कोरिलेट करके हम आपको जोड़ करके पढ़ाएंगे। ये ऐसा नहीं कि पर्यायवाची नहीं बताएंगे, पर्यायवाची भी बताएंगे, उपसर्ग प्रत्यय सब बताएंगे। अब जैसे वही लिखा होगा अन्वेषण, अगर मान लीजिए लिखा गया है अन्वेषण लिखा गया, अभी आपसे पूछा जाए अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आपको और प्रत्यय जानना होगा। उपसर्ग सदैव आगे, प्रत्यय सदैव पीछे लिखते हैं। अन्वेषण में आप कैसे पता चलेगा कि अन्वेषण में क्या, आप बिल्कुल रट करके बैठे कि अनु होता है। अब अनु कैसे हो गया, कैसे है, ये इसके बारे में ये भी यही संधि बताएगा। अनु प्लस बेषण होगा कि अन प्लस बेषण होगा। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, एक दूसरे से जोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। आपको एक बार फिर से कह रहे हैं, जिससे और भी लोग जुड़े और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका आज के इस क्लास के लिए। बस ये छोटा सा क्लास, मात्र एक डेमो क्लास था। आपके साथ जुड़ने का मेरा जो है जो ये प्रयास था, ये मैं जुड़ने की कोशिश किया। यदि आप सबको अच्छा लगेगा, रिस्पांस मिलेगा तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप सबके लिए मोटिवेशनल लाइन है कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत
शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। अभी हमने उठने की ठानी नहीं है, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो धन्यवाद, आभार आप सबका। बस ऐसे ही चैनल पे प्यार दुलार बनाए रखिए। धन्यवाद।